तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। दोस्तों, जैसे कि अभी मैं बात कर ही रहा था कि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाए थे, वहाँ पे डिस्कस किया था और मैंने आपको कई बार कहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व भी करते रहा करिए। उसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो कि है जेंडर सोशलाइजेशन का। जी हाँ दोस्तों, लिंग सामाजिकरण, जिसे हम जेंडर सामाजिकरण भी कहते हैं। तो कई जगह यहाँ पे लिंग सामाजिकरण लिखा है, उसको आप जेंडर सामाजिकरण ही समझिएगा। अगर राइटिंग मिस्टेक हो गई है तो प्लीज़ थोड़ा सा उतना एडजस्ट करते हुए चलिए, तो कॉन्सेप्ट को हम ठीक से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, होता क्या है कि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था और अभी तक आप समझ ही चुके होंगे कि सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है। जो बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है एक दो व्यक्तियों के बीच में, चाहे वो उनके क्रोमोसोम्स के आधार पे हो, चाहे उनके हार्मोन्स के आधार पे हो, शारीरिक बनावट के आधार पे हो, या रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं, शरीर के जो अंग होते हैं, प्रजनन अंग, उनके आधार पे जब दो व्यक्तियों के बीच में अंतर किया जाता है तो उन सारे गुणों के योग को हम सेक्स कहते हैं। लेकिन जब उन्हीं स्त्री और पुरुष के बीच में, जिसको कुदरत ने स्त्री और पुरुष के रूप में परिभाषित किया है, मतलब डिफाइन किया है, गुण दिए हैं, उन्हीं स्त्री पुरुषों को जब कुछ और गुण और कुछ और मान्यताएं और उनके साथ कुछ और नियम उनको निर्धारित कर दिए जाते हैं समाज द्वारा, जिस समाज में हम रहते हैं, तो उन एडिशनल गुण्स को, जो कि गुण या जो मान्यताएं, जो नियम, जो व्यवहार जैसा कि हम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई जो व्यक्ति मर्द के रूप में पैदा हुआ वो कुछ ऐसे व्यवहार करे, जो स्त्री के रूप में पैदा हुआ कुछ ऐसे व्यवहार करे, जो समाज में एक्सेप्टेबल है, जो समाज इनको स्वीकृत करता है, तो वो हो जाता है जेंडर। तो जेंडर क्या है? आपका सोशल और कल्चरल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। और जब हम बायोलॉजिकल स्तर पर बात करते हैं तो बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल क्या होता है आपका, उसे हम सेक्स कहते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो ही चुका होगा अभी तक। अब यहाँ पे देखेंगे कि जेंडर सोशलाइजेशन क्या होता है, मतलब अब यहाँ पे समझेंगे कि लिंग सामाजिकरण या फिर जेंडर सामाजिकरण क्या है। आइए समझते हैं। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ना एक बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो आप आराम से इसको समझ भी पाएंगे। तो पढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि लिंग यानी कि जेंडर एक समाज शास्त्रीय रूप से निर्मित अवधारणा है, मतलब समाज ने बनाया है इसको। यह आमतौर पर हमारे समाज, परिवार, साथियों, रिश्तेदारों, दोस्तों द्वारा सिखाया और प्रशिक्षित किया। तो जब से हम पैदा होते हैं तब से हमको जेंडर के बारे में ज्ञान मिलता रहता है, नॉलेज मिलती रहती है, लोग हमको सिखाते रहते हैं। कभी हमारे माता पिता, कभी हमारे बड़े भाई, कभी हमारे दोस्त, कभी स्कूल में, कभी आपके आस पड़ोस में, कभी किताबों में, कभी मूवियों में, मतलब बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो हमको जेंडर सोशलाइजेशन के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो यहाँ से हम समझ पाते हैं कि भाई एक जेंडर के लिए वो कौन से गुण हैं, कौन सा काम है जो सिर्फ पुरुष ही करते हैं, कौन से व्यवहार हैं जो सिर्फ पुरुषों के लिए अलाउड है, कौन सा व्यवहार जो सिर्फ महिलाओं के लिए आधार है, क्या काम है जो सिर्फ स्त्रियां कर सकती, कौन से काम है जो स्त्रियां नहीं कर सकती। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमको समाज सिखाता है, बहुत सारी चीज़ें हमको हमारे परिवार वाले सिखाते हैं। तो इस तरह से जो हम चीज़ें धीरे धीरे समाज से सीखते हैं ना, इसी प्रक्रिया को हम लोग एक्चुअली जेंडर सोशलाइजेशन कहते हैं। तो एक बच्चे के रूप में देखिए, जब हम छोटे होते हैं वहाँ से हम समझते हैं कि एक बच्चे के रूप में जब हम छोटे होते हैं तो हम सबकी अपनी अपनी अलग धारणाएं होती है जेंडर के लिए। हम अलग अलग बातें सोच रहे होते हैं बचपन में, और समझ होती है कि एक लड़का क्या है, एक लड़की। मतलब आप जब छोटे हो तो आपके लिए हो सकता है लड़की होना, मतलब आपके लिए कुछ गुण होंगे, अगर वो गुण आप किसी व्यक्ति में देखते हो तो आप उसको कहते हैं कि ये लड़की है। और अगर आप ही के हिसाब से जब आप छोटे थे तो आपने कुछ गुण निर्धारित किए होंगे, अगर वो गुण आपको किसी व्यक्ति में दिख जाए तो आप कहते थे ये लड़का है। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि एक बच्चे के रूप में, एक छोटे बच्चे के रूप में हम सभी लोगों की अलग अलग मान्यताएं और समझ होती है, और उसी समझ के आधार पर हम किसी को लड़का या लड़की, स्त्री या पुरुष मानते थे। ये बात होती थी। एज ए किड वी ऑल हैव डिफरेंट बिलीव्स एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ ए बॉय एंड गर्ल। तो हम वही समझ पाते कि भाई एक लड़के को क्या करना चाहिए और एक लड़की को क्या करना चाहिए। अब हम जैसे जैसे बड़े होते, हमारे माता पिता, हमारे स्कूल में हमारे सहपाठी, हमारे दोस्त, हमारी सहेलियाँ, हमारे चाचा चाची, अंकल आंटी, ये सब लोग धीरे धीरे बताते हैं कि भाई लड़के को ना ये काम करना चाहिए, लड़कियों को इस तरह से करना चाहिए, लड़कियों को प्यार से बात करना चाहिए, लड़कियों को सभ्य होना चाहिए, लड़कियों को ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, लड़कियों को देर रात तक बाहर नहीं घूमना चाहिए। जबकि घर के मर्द होते हैं वो बच्चों को सिखाते रहते हैं कि भाई तुमको मेहनत करना है, मजबूत बनना है, तुम्हारे अंदर ताकत होनी चाहिए, तुम मन लगा के पढ़ाई करो, घर की देखभाल तो आपको ही करनी है। इस तरह की बातें सिखाई जाती है।
ये सारी चीजें होती हैं घरों में। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो एक बच्चे, एक छात्र के रूप में बच्चे अपने परिवार, समुदाय, पड़ोस और बड़े पैमाने पर समाज के विश्वासों और प्रथाओं को, तो हम छोटे होते हैं तो हम जो भी चीज़ें सोच रहे होते हैं एक्चुअली हम क्या दिखाते हैं, जो हमारी सोच होती है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज से, हमारे समुदाय से, हमारे पास पड़ोस से ही हमने वो चीज़ें सीखी होती हैं। तो जो भी हम सिखाते हैं एक्चुअली वो हमारे समाज का ही प्रदर्शन होता है, समाज की भावनाओं को भी हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसलिए समाज, परिवार, मित्रों और साथियों के नियमित हस्तक्षेप की, मतलब लगातार लोग हमको सिखाते रहते हैं कि भाई के माध्यम से लिंग संबंधी व्यवहार और दृष्टिकोण हम प्राप्त करते हैं, कि प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को हम जेंडर, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो इसी प्रकार समाज, परिवार जब हमको लगातार ये सारी चीज़ें सिखा रही होती है ना, तो इस प्रकार जब हम एक दृष्टिकोण बना लेते हैं, एक जो हम एक संबंधी व्यवहार सीख लेते हैं, इन्हीं चीज़ों को सीखना, इन चीज़ों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जेंडर समाजीकरण। जी हाँ दोस्तों, सो द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग जेंडर रिलेटेड बिहेवियर्स एटीट्यूड थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ सोसाइटी, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, पीयर्स। पीयर्स का मतलब जो आपके हम उम्र होते हैं, पीयर इज कॉल्ड जेंडर सोशलाइजेशन। तो उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। सो इसको याद रखिएगा। ठीक है, जेंडर समाजीकरण, अगर हम थोड़ा शॉर्ट में बोलें तो जेंडर समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी संस्कृति के लिंग संबंध यानी जेंडर संबंध, कि पुरुष को क्या करना है, महिला को क्या करना है, नियमों, मानदंडों और अपेक्षाओं को सीखते हैं। तो होता है ना भाई कि नियम, पुरुष सिर्फ यही काम कर सकते हैं, यानी कि पुरुष जो है, मतलब कुछ काम होता है, जैसे लड़के, ये मान के चलते कि लड़कियां तो हमेशा रोती रहती है, अगर कोई लड़का रोने लगे तो कहते हैं नहीं नहीं लड़के रोते नहीं हैं। इसी तरह से लड़कियां क्या है, फ्रॉक पहनती, साड़ी पहनती हैं, और इस लड़कियों के लिए जो भी परिधान होते हैं वो पहनते हैं। अगर कोई लड़का पहनने लगे तो बोलते हैं नहीं नहीं लड़के फ्रॉक नहीं पहनते, लड़के साड़ी नहीं पहनते। तो इस तरह के कुछ मानदंड है, कुछ नियम है। क्या होता है, लड़कियों के लिए नियम आमतौर पर बना दिए गए कि भाई लड़कियां रात में नहीं घूमेंगी, वो काम नहीं करेंगी जो लड़के करते, जैसे शराब, नशा पानी, इस तरह का काम लड़कियां नहीं करेंगी। जबकि लड़के करते हैं, बुरा तो माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, लड़कों के लिए ये है, लड़के करते हैं ये मान लिया जाता है, लेकिन हाँ बुरा भले है लेकिन कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो इस तरह के कुछ मानदंड है, कुछ अपेक्षाएं। लड़कियों से क्या अपेक्षाएं होती है और लड़कों से होती है कि भाई वो अच्छा पढ़े लिखे, घर की जिम्मेदारी संभाले, घर वालों की देखभाल करे, मजबूत हो, वो बहुत कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, बच्चा हमेशा जो है मतलब हमेशा तैयार रहना चाहिए, उसको दूसरे का बोझ उठाने के लिए। इस तरह की अपेक्षाएं होती है एक मर्द से, एक लड़के से। लड़कियों से क्या होती है, लड़कियां सभ्यता से बात करें, प्यार मोहब्बत से बात करें, अपना देख रखभाल करें, रख रखाव करें, घर के काम में हाथ बटाएं, घर में जो भी चीज़ें होती हैं उसको समझें, घर के बाहर के कामों में ज़्यादा वो अपना दिमाग ना लगाएं। जिम्मेदारी भरा काम होता है तो महिलाएं नहीं करेंगी, जिम्मेदारी का काम है पुरुष करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं आप देखते हैं समाज ने हमारे लिए निर्धारित की हैं, और इन सब चीज़ों को जो सीखने की प्रक्रिया, जो सिखाने की प्रक्रिया होती है ना, इसे ही हम बोलते हैं जेंडर समाजीकरण यानी कि जेंडर सोशलाइजेशन। सो जेंडर सोशलाइजेशन में हम समझ गए, यहाँ पे देखें कि द मोस्ट कॉमन एजेंट ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन यानी कि लिंग समाजीकरण, जेंडर समाजीकरण की जो सबसे प्रमुख कारक है, जो इस प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं, मदद करते हैं, वो कौन से हैं भैया? वो होते हैं हमारे पेरेंट्स, घर वाले, स्कूल के टीचर्स, देखते हैं यहाँ पे स्कूल टीचर्स, देखिए यहाँ पे स्कूल में जो भी लोग होते हैं, दोस्त मित्र यार सभी वो लोग, और मीडिया, हमारे आसपास का जो वातावरण है, चाहे वो मीडिया है, चाहे हमारे सोशल में सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, वो सारे लोग बहुत। तो यहाँ पे पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल और मीडिया, ये चार प्रमुख स्तंभ हैं जो कि जेंडर सोशलाइजेशन में योगदान करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सो जेंडर सोशलाइजेशन क्या, अगर डेफिनेशन के रूप में बात करें, आपसे जब पूछ ले कि व्हाट इज जेंडर सोशलाइजेशन, तो आप लिखेंगे कि जेंडर सोशलाइजेशन, जेंडर समाजीकरण इज द प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन लर्न अबाउट द सोशल एक्सपेक्टेशन, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर टिपिकली एसोसिएटेड विद बॉयज और गर्ल। तो मतलब जेंडर समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बच्चे जो हैं सामाजिक अपेक्षाओं को, कि समाज में एक लड़के से क्या अपेक्षा की जाती है, एक लड़की से क्या अपेक्षा की जाती है, वो सीखते हैं। मनोवृत्तियाँ, कि किस तरह से आपको व्यवहार करना है, किस तरह की विचारधारा आपके अंदर होने, एक पुरुष के रूप में आपके अंदर में क्या भावनाएं होनी चाहिए, किस तरह की विचारधारा होनी चाहिए, स्त्री के रूप में आपके अंदर किस तरह की विचारधारा, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। साथ ही साथ उन व्यवहारों को भी सीखते हैं जो एक
पुरुष से हम उम्मीद करते हैं, यानी कि एक मर्द से उम्मीद करते हैं, एक लड़के से उम्मीद करते हैं, या फिर एक स्त्री या एक लड़की से उम्मीद करते हैं। अगर हम थोड़े और परिभाषा में जाएं तो हेंसलिन के द्वारा अगर दिया गया एक परिभाषा है कि जेंडर सोशलाइजेशन रेफर्स टू द लर्निंग ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर ए गिवन सेक्स। तो किसी एक निश्चित सेक्स के लिए, किसी एक निश्चित सेक्स जो बायोलॉजिकल होते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल आधार पर जो मेल फीमेल होते हैं ना, उनके लिए भी जो समाज ने कुछ निश्चित अवधारणाएं बनाई हैं, कुछ बिहेवियर, कुछ व्यवहार, कुछ एटीट्यूड बनाए हैं जो उनके लिए उचित माने जाते हैं, उनको सीखने की प्रक्रिया ही जो क्या कहलाती है, जेंडर सोशलाइजेशन। तो लैंगिक समाजीकरण यानी कि जेंडर समाजीकरण से तात्पर्य किसी भी जो आपका सेक्स के लिए जो उपयुक्त व्यवहार समाज निर्धारित किया उसको सीखना ही लैंगिक समाजीकरण या जेंडर समाजीकरण कहलाता है। अगर हम लोग सिंथिया विनी, जिन्होंने 2019 में ये परिभाषा दी थी, उनकी बात करें तो उन्होंने कहा है कि लिंग समाजीकरण यानी कि जेंडर समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी संस्कृति के लिंग संबंधी नियमों, मानदंडों और अपेक्षाओं को सीखते हैं। तो वही बात है, मैंने जैसे आपको बताया कि ये आपको याद रखना है। मेन चीज जो है आपको जेंडर समाजीकरण में क्या होता है, चीज़ों को हमको समाज सिखाता है और हम उसको सीखते हैं। क्या सीखते हैं, उसमें मेन चीज़ क्या होती है कि जो नियम होते हैं समाज के, जो मानदंड होते हैं और जो समाज हमसे अपेक्षा करता है एक पुरुष के रूप में जो हमें करना चाहिए, जो समाज चाहता है कि भाई एक पुरुष हो तो तुम ऐसे काम करो, एक स्त्री हो तो तुम ऐसे काम करो, उन व्यवहारों को, उन अपेक्षाओं को ग्रहण करना, उनको सीखना ही क्या कहलाता है, जेंडर सोशलाइजेशन। आगे बढ़ें। लिंग के बारे में जागरूकता हमारे आसपास के लोग देते हैं, उनसे बातचीत करने से आते हैं, हम अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं, हमारे समुदाय में रहते हैं, दोस्तों उनसे भी हमको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। हमारे जेंडर के संबंध में हमसे जिस व्यवहार की अपेक्षा की जाती है वह हमारे समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्यों से काफ़ी हद तक निर्धारित होते हैं। तो जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज का हम हिस्सा हैं, वो समाज ही इस बात का निर्धारण करता है कि भैया हमको किस प्रकार के व्यवहार करने, किस प्रकार की अपेक्षाएं हमको समाज के लिए प्रदर्शित करनी है, हमको उस तरह का व्यवहार करना है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने समाज से सीखते हैं। तो देखिए, समाज की विभिन्न इकाइयां होती हैं, जैसे कि आपका समुदाय यानी कि सोसाइटी, परिवार, मित्र, साथी आदि। ये सारे जो है आपका जेंडर सामाजिकरण है उसके एक प्रमुख कारण है, मतलब उसको मदद करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये योगदान करते हैं। तो जो चीज़ें हम समाज के बारे में सीखते हैं ना, कि हमको कैसे व्यवहार करना, हमसे क्या अपेक्षा है, जब ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं, ये कौन निर्धारित करता है, ये हमारे परिवार, मित्र, साथी, स्कूल, मीडिया, ये सारी चीज़ें निर्धारित करती हैं। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, किताबों से, समाचार पत्रों से, टीवी से, सिनेमा से, यहाँ से भी हम ये सारी चीज़ें जेंडर सोशलाइजेशन की प्रक्रिया को ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन अगर आपसे पूछे तो आपको लिखना है कि पीपल एंड सोशल एनवायरनमेंट अराउंड अस मेक अस रियलाइज दैट वी बिलोंग टू ए पर्टिकुलर जेंडर। तो जो लोग हमारे आसपास है, जो हमारे आसपास का सामाजिक वातावरण है, वो हमें इस बात को याद दिलाता रहता है, इस बात को सिखाता रहता है कि हम किस जेंडर को हैं, यानी कि हम पुरुष हैं या महिला हैं। अगर कई बार हम वैसे व्यवहार करते हैं जो शायद उपयुक्त ना हो हमारे जेंडर के हिसाब से, यानी कि मर्द अगर हम हैं और मर्द जैसा काम नहीं करते, तो कई बार हमारे आसपास के लोग ही टोक देते कि भैया तुम ये काम मत करो, ये तो लड़कियां करती हैं। तो आप समझ गए, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास में समाज में रहने वाले, वातावरण में रहने वाले लोग ही हमको लगातार ये चीज़ सिखाते रहते हैं। That we are supposed to perform only those tasks which are socially acceptable to the gender we belong to. So the sources which convey this message are called agents of socialization. तो वो सारे कारक जो हमें लगातार इस बात का आभास कराते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं कि भैया आप जो काम कर रहे हो वो आपके जेंडर के उपयुक्त है या नहीं, इन सारे कारकों को हम क्या कहते हैं, सामाजिक, जो हम बोल सकते हैं एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिकरण के स्रोत के रूप में बता, जेंडर सामाजिकरण के स्रोत के रूप में इनको जानते हैं। अब देखिए, एजेंट्स ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन, इनको हम थोड़ा अगर डिटेल में बात करें तो इनको हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एजेंट्स ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन क्या होते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे माता पिता, घर परिवार के सदस्य। तो माता पिता आमतौर पर लिंग के बारे में जानकारी बच्चों को देते हैं, यानी जेंडर के बारे में पहले बच्चों को बताते हैं कि बेटा तुम लड़के हो ना तो तुम कार से खेलो, बेटी तुम लड़की हो ना डॉल से खेलो, इस तरह की बातें हमको सिखाते हैं। तो जन्म से ही माता पिता आपस में बच्चों से बातचीत करते रहते हैं और वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि भाई लिंग के आधार पर उनसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं। अगर एक घर में एक बच्चा है और एक बच्ची, यानी एक लड़का और एक लड़की है, तो माता पिता बचपन से उनसे उसके अनुरूप ही व्यवहार करते हैं। जैसे मान लो एक लड़का है
और एक लड़की है, तो लड़के के लिए वो आपके देखेंगे कुछ ऐसे खिलौने लेकर आएंगे जो सिर्फ लड़के खेलते हैं, जैसे कार लेकर आएंगे, क्रिकेट का बैट ले। लड़की है तो उसके लिए किचन का सामान, खेलने के लिए किचन का सामान लेकर आएंगे, उसके लिए डॉल लेकर आएंगे, उसके लिए सिलाई मशीन लेकर आएंगे खिलौने वाला। मतलब बचपन से ही ऐसी व्यवहार शुरू हो जाती है जिससे कि लड़का और लड़की के बीच में अंतर समझ में आने लगता है। उदाहरण के लिए एक बेटा अपने पिता के साथ अधिक कठिन कार्य करने में लग जाता है, या उसको देखता है, कम से कम उसके पास जाके खड़ा होकर देखता है, उसको मजा आने लगता है। पिता भी अपने बेटे को ऐसे काम करने के लिए लेकर जाता है जो मेहनत का काम होता है, जैसे घर के कुछ मेहनत, घर की रिपेयर करनी है, मरम्मत करनी है, घर के बाहर का कुछ काम करना है, तो पिता लड़के को लेके जाता है, लड़की को नहीं लेके जाता है। जबकि उसी तरह दूसरी तरफ बात करें तो माता क्या करती है, बेटे को किचन के काम के लिए नहीं बुलाती, बल्कि बेटी को रोटी बनाना है, खाना बनाना है, घर की सफाई करनी है, तो बेटे को ना बोल के ज़्यादा जोर देती है बेटी को कि बेटी तुमको तो ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। तो घर में ही धीरे धीरे कहीं ना कहीं जेंडर की अवधारणा का धीरे धीरे विकास होने लगता है कि लड़की को ये काम करने चाहिए, वो सिखाया जाता है, लड़के को ये काम करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। चीज़ें धीरे धीरे परिवार वाले ही हमको सिखाते हैं। तो बच्चा अपने माता पिता से सीखता है कि कुछ काम, कुछ गतिविधियां या खिलौने एक विशेष लिंग के लिए, जैसे कार, बैट, क्रिकेट सिर्फ लड़कों के लिए है, खिलौने जैसे कि डॉल हो गया, जैसे कि सिलाई मशीन हो, किचन का, ये लड़कियों के खिलौने, तो लड़कियों को सिखाया जाता है और लड़का सीख भी जाता है कि ये मेरे खिलौने नहीं है, ये मुझे नहीं खेलना चाहिए। तो लड़का धीरे धीरे उनको खेलता ही नहीं, बिल्कुल अवॉइड करना शुरू कर देता है। तो जो लैंगिक समानता पर जोर देते हैं, यहाँ तक कि माता पिता जो अनजाने में स्वयं के लिए लिंग समाजीकरण के कुछ रूढ़ियों को सुदृढ़ कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि कई बार बहुत सारे माता पिता जानबूझकर भेदभाव नहीं करते, लेकिन कई बार वो अनजाने में भी कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे कहीं ना कहीं जो सामाजिक जेंडर की जो अवधारणा है, सामाजिक जेंडर सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, उसमें उनका योगदान हो जाता है। दूसरे कारक के रूप में हम बात करें तो स्कूल और शिक्षक है। जी हाँ दोस्तों, आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में कहीं ना कहीं शिक्षक पूरा जोर देते हैं कि वो जेंडर बायस ना हो, जेंडर में के आधार पे कोई पक्षपात ना करे, लेकिन फिर भी उनकी कार्यशैली का कई बार ऐसा हिस्सा होता है जिसके ऊपर उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, और उसके कारण भी कहीं ना कहीं वो भी जेंडर सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं स्कूल शिक्षक और स्कूल प्रशासन। कभी कभी पुरुष और महिला छात्रों को अलग अलग तरीके से जवाब देकर लैंगिक रूढ़ियों को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक क्लास में, जब आपको मैं बहुत ही साधारण सा उदाहरण देता हूँ, आप समझ जाएंगे, इसको जोड़ भी पाएंगे, अपने आप से रिलेट कर पाएंगे कि जब आप क्लास 5-6 में पढ़ते थे, जब पिटाई खाने लायक हो गए थे, तो आप देखिए लड़कियों को शिक्षक नहीं मारते थे या फिर उनको डांट देते या मामूली से धीरे से एक डंडा मारते। लड़कों को तड़ातड़ 5-6 डंडे तो दे ही देते थे, और मुर्गा मुर्गी बनाना तो एक साधारण सी बात होती थी। तो क्या हुआ, शिक्षक के दृष्टिकोण में उसको लगा कि शायद लड़के मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं, उनको 5-10 डंडे मार दो, मुर्गा मुर्गी बना दो, तो भी वो बहुत ज़्यादा कष्ट में नहीं होंगे। लेकिन लड़कियों को अगर यही काम किया जाए, लड़कियों को भी ये दंड दिया जाए, तो लड़कियों को कष्ट ज़्यादा होगा। तो शिक्षक के दिमाग में ही कहीं ना कहीं जो एक अंतर था लड़का और लड़की के बीच में, उसने इस गतिविधि द्वारा उसको प्रदर्शित किया। इसी तरह से जब कोई आपका कंपटीशन होता है डांसिंग के लिए, आप देखिए मुख्य रूप से लड़कियों को चुना जाता है, लड़कियों को नहीं चुना जाता है। लड़कों को क्यों नहीं चुना जाता? ये मान लिया जाता है कि डांसिंग वगैरह, सिंगिंग वगैरह काम तो बेहतर कौन करता है? लड़कियां करती हैं, जबकि लड़के ऐसा नहीं कर पाएंगे या बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, खेल कूद है, दौड़ है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, लड़कियों से पूछा जाता है कि आप भाग लेंगे, जबकि लड़कों को सिर्फ बोला जाता है अपना नाम लिखवा दो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्कूल में अनजाने में, जाने में, जैसे भी हो, कहीं ना कहीं जेंडर सामाजिकरण की प्रक्रिया की ओर, जेंडर के विभाजन की ओर, जेंडर के अंतर की ओर इशारा करती हैं और जेंडर के अंतर को बढ़ावा देती हैं। अब उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पीयर्स की, यानी कि साथियों और दोस्तों की। जो हम पीयर्स का मतलब होता है हमारे हम उम्र, अगर जिस उम्र के आप हैं, अगर आपकी उम्र के ही दूसरे लोग हैं तो उनको पीयर्स कहते हैं। तो पीयर्स कई बार जिनके साथ हम रहते हैं वो भी हमको सिखाते हैं। तो बचपन में कई बार हमारे जो दोस्त होते हैं, जैसे छोटे होते हैं, मान लो अगर मैं डॉल से खेल रहा हूँ और मेरा एक दोस्त आया बाहर से, वो देखता है, वो बोलता है अरे तुम डॉल से खेल रहे हो, ये तो लड़कियों का खिलौना। तो वो आके मेरे को इस बात को बताता है और फिर मैं सोचता हूँ अरे हाँ ये बात तो सही कह रहा है, ये तो लड़कियों का खिलौना, मैं इसे क्यों खेलूँ? तो फिर मैं वो खिलौना छोड़ देता हूँ, लड़कों से क्या। तो कई बार हमारे सहपाठी होते हैं, हमारे दोस्त, हमारे हम उम्र के जो साथी होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जेंडर सामाजिकरण की प्रक्रिया में हमको मतलब हमको बताते रहते हैं, जेंडर सामाजिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो बच्चे समान लिंग के साथियों के साथ खेलते हैं, आप सबको पता है।
यह एक प्रत्येक जागरूकता हो सकती है। तो कई बार क्या होता है ना दोस्त, डायरेक्टली बोल देता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं कई बार लोग उसको बोलते नहीं। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं, तो आपको मैं समझाऊं, मान लीजिए आप जब काफ़ी बड़े हो जाते हैं, आप स्कूल कॉलेजेस में जाने लगते हैं, तो अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो शायद आपको नहीं करना चाहिए, आपके जेंडर के अनुरूप, यानी कि आप लड़का हैं और ऐसे कुछ काम करते हैं जो लड़कियां करती हैं, यानी कि आप ज़्यादातर जो है बाहर का खेल नहीं खेलते हैं, आप म्यूजिक कंपटीशन या ड्राइंग पेंटिंग या आपको मेकअप वगैरह जैसा का काम पसंद है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि दोस्त आपके जो हैं वो आपसे दूर चले जाते हैं। कारण, क्योंकि उनको लगता है यार ये तो सारी लड़कियों वाले काम कर रहा है, तो फिर हम क्यों कर। तो इस बार वो अप्रत्यक्ष रूप से बता रहे। जब आप छोटे थे तो दोस्त प्रत्यक्ष रूप से भी बता देते थे। तो ये अंतर होता है समय समय के साथ में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ही सही। लेकिन जो हमारे सहपाठी होते हैं, हमारे सहकर्मी, हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारे हम उम्र, जो हमारे पियर्स होते हैं, वो हमको इस बात का अनुमान देते रहते हैं, इस बात का ज्ञान देते रहते हैं कि आपके लिए कौन सा जेंडर उपयुक्त कार्य है और कौन सा नहीं है। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। अब बात करते हैं मीडिया की। मीडिया देखिए, जो मीडिया होती है, मीडिया भी जैसे कि फिल्म, टेलीविज़न, किताबें, अखबार, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पाठ्य पुस्तकें, जो भी चीज़ें हैं, इनके माध्यम से भी लड़का या लड़की होने के मतलब को सिखाया जाता है, समझाया जाता है। मीडिया लोगों के जीवन में लिंग की भूमिका के बारे में जानकारी देता और लैंगिक रूढ़ियों को सुदृढ़ कर सकता है, करता ही है। जैसे मैंने आपको बताया, पिक्चर में सिर्फ लड़कों को हीरो के रूप में दिखाया जाता है, मतलब ताकतवर, मजबूत, जिम्मेदारी लेने वाला। लड़कियों को बहुत ही कम करके ऐसे दिखाया जाता है। तो इस तरह का जो प्रस्तुतिकरण होता है, चाहे वो पिक्चर में हो, ड्रामा में हो, किताबों में हो, ये कहीं ना कहीं जो है जेंडर सोशलाइजेशन की, लैंगिक सामाजिकरण की, जेंडर सामाजिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, इस दृष्टिकोण को और ज़्यादा मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक एनिमेटेड पिक्चर हम देख रहे हैं जहाँ दो महिला पात्र है, तो वहाँ पे एक सुंदर महिला को निष्क्रिय दिखाया जाएगा। मतलब ये बना दिया कि जो सुंदर है मतलब वो क्या होगी, आपकी मतलब कमजोर होगी। जो सुंदर है वो अबला होगी। जो दूसरी औरत है बदसूरत है, वो मतलब बदसूरत, बदसूरत का मतलब ये स्टीरियोटाइप है पहले से कि जो बदसूरत है महिला है मतलब वो क्या होगी, विलन होगी। सो ये बना दिया गया कि अनगिनत इस तरह के बहुत सारे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे जहाँ एक विशेष के लिए कौन सा व्यवहार स्वीकार्य है और मूल्यवान है और कौन सा नहीं है, ये मीडिया और टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, किताबों के माध्यम से कई बार प्रदर्शित किया जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मीडिया, टेलीविज़न भी कई बार कुछ ऐसी चीज़ें बार बार लगातार प्रस्तुत करता है। जैसे हीरोइंस है, हीरोइंस को हमेशा आपने देखा होगा कमज़ोर, हीरो पे आश्रित, हमेशा उसके साथ छेड़छाड़ होता है, मतलब यही चीज़ें हर बार दिखाई जाती है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मीडिया लगातार निरूपित करता रहता है, दिखाता रहता है, और इसके कारण क्या होता है, एक जेंडर आइडेंटिटी बन जाती है, जेंडर की एक पहचान बन जाती है कि स्त्रियों के लिए यही चीज़ें हैं, पुरुषों के लिए यही चीज़ें हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है ना, इसे हम बोलते हैं जेंडर सोशलाइजेशन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जेंडर सोशलाइजेशन और ये कॉन्सेप्ट आप ठीक से समझ गए होंगे। इसका पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप उसको और ध्यान से देखिएगा। अगर कुछ दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।